हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूएंट्स, के बारे में अध्ययन करेंगे। ए लेटर टू गॉड अर्थात परमात्मा, ईश्वर को एक पत्र। यहाँ पर बिफोर यू रीड में दे रखा है कि वे लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, किंतु हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए? यही वह प्रश्न है जो यह कहानी उत्कृष्टता के सामने रखती है। यहाँ पर लेंचो एक किसान है जो 100 पैसों की मांग करते हुए ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे धनराशि भेजते हैं? इससे पूर्व कि आप इस पढ़ना प्रारंभ करें, सोचें कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होते और अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे जारी रहती। इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। पाठ की शुरुआत में एक एक्टिविटी बताई गई है कि कुछ जानकारी व्यक्ति या किसी को भी होनी चाहिए कि वंस ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। किसी को भी धनराशि भेजने का सर्वाधिक सस्ते माध्यम में से एक माध्यम है डाकघर, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो। क्या आपने इस माध्यम से कभी धनराशि भेजी या प्राप्त की है? यह बताया जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ता है, कि निर्देश दे रखे हैं और कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर कि जिससे आप निर्देशों को पढ़ें और अपने कक्षा में अपने अध्यापक से परिचर्चा करें। कुछ शब्द दे रखे हैं। काउंटर अर्थात एक खिड़की होती है, काउंटर क्लर्क, खिड़की पे जो लिपिक होता है उसको काउंटर क्लर्क कहते हैं। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद। काउंटर फॉइल का मतलब होता है प्रतिपूर्ण, अर्थात जो काउंटर फॉइल एक प्रति उनके पास रखी जाती है। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। यदि आवश्यक हो तो एक शब्दकोश में दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपको मनी ऑर्डर करना है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, यह बताया गया है। डाकघर के अंदर उस काउंटर पर जाएं जहां लिखा हो मनी ऑर्डर अर्थात धन आदेश। सेकंड जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि काउंटर पर बैठे व्यक्ति को 50 पैसे का भुगतान कर एक मनी ऑर्डर प्रपत्र खरीदें। प्रपत्र के निर्धारित बॉक्स को भरें जिसमें कैपिटल लेटर अर्थात बड़े अक्षरों में लिखने की प्रधानता होती है। काउंटर क्लर्क को आवश्यक शुल्क सहित जो धनराशि भेजी जानी है उसका भुगतान किया जाता है। और अंतिम में दे रखा है कि अपने रिकॉर्ड के लिए धनादेश पावती प्रतिपूर्ण वापस लेवें। जैसे ही हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक मनी ऑर्डर का एक प्रारूप दे रखा है जो अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसे भरेंगे तो मनी ऑर्डर कैसे कर पाएंगे। नीचे दिए गए धनादेश प्रपत्र को इसके नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए भरें कि अगर आपको मनी ऑर्डर भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे। यहाँ इस प्रकार का सारा प्रारूप दे रखा है। इसी प्रारूप के साथ में आपको इसके भेजने के तरीके के बारे में डिटेल दे रखी है। बताया गया है कि थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी। सोचें कि आप ये धनराशि किसे भेजेंगे और कितनी भेजना है। आप शायद किसी पत्रिका को मंगाने के शुल्क के लिए या एक संबंधी को या एक मित्र को धनराशि भेजना चाहें, अथवा यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर। अथवा आप प्रपत्र में स्वयं को भेजने वाला और अपने साथी को प्राप्त करने वाला भर सकते हैं। अपनी जेब खर्ची के एक अंश का प्रयोग करें और प्रपत्र को नज़दीकी डाकघर में यह देखने के लिए जमा कराएं कि यह कैसे भेजा जाता है। देखें कि आपके साथी डाक की धनराशि प्राप्त करके कैसे आनंदित होता है। अगला दे रखा है कि ध्यान से देखें कि प्रपत्र के 3 भाग हैं: धनादेश प्रपत्र, कार्यालय प्रयोग हेतु भाग और पावती यानी रसीद। आप पत्र व्यवहार करने वाले स्थान पर क्या लिखेंगे? सुझाव दे रखा है कि आप इस स्थान पर अपनी कुशल क्षेम लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित कर सकते हैं, कोई समाचार जानने के लिए आप धनराशि लिख सकते हैं, धनराशि भेजने का कारण लिख सकते हैं।
इत्यादि यहाँ पर सारा डिटेल दे रखी है। इसी के साथ में नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। अब हम पाठ की शुरुआत में जाते हैं। पाठ जब स्टार्ट होता है, लेसन स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर दे रखा है कि द हाउस अर्थात वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र, एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लोअर हिल, फ्रॉम द height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। यहाँ दे रखा है कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे, जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, को देख सकता था। फिर देख के रखा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन पॉर और एट लीस्ट ए शावर, एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार, भारी बौछार। यहाँ पर आगे कहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एकमात्र चीज जिसकी जमीन को आवश्यकता है, इसके बारे में आगे कह रखा है कि पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। अगले पैराग्राफ में अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। यह अपनी महिला को, अपनी पत्नी को शायद कह रहा है, वास्तव में ही वर्षा होने वाली है प्रिय। अगले पैराग्राफ में कह रहा है लेखक द वुमन, महिला जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, ने उत्तर दिया हाँ भगवान चाहे तो। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे। जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं पुकारा, रात्रि भोजन के लिए सभी आ जाओ। यह भोजन के दौरान हुआ था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु ताजा व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। और जब वह लौटा तो उसने भावावेश में कहा, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 के हैं। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा, किंतु अचानक ही एक शक्तिशाली पवन ने शुरू कर दिए आनी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ये बहुत सचमुच में नए चांदी के सिक्कों में से अवश्य मेल खाते थे। लड़के अपने को अनावृत करते हुए अर्थात कपड़े उतार करके वर्षा में जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने बाहर दौड़ पड़े। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा था। उस आदमी ने चिंता से कहा, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे एक नमक से ढका हुआ हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूर्णतया बर्बाद कर दिया गया था। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। बहुत दुखी हो गया था वो। जब तूफान गुजर चुका था, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से क्या कहा उसने कि एक टिड्डियों का जो दल होता है वो भी इतना नुकसान नहीं करता है। टिड्डियों का दल इतना नुकसान नहीं करता है, वो भी कुछ नुकसान करने से छोड़ देता है, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा था। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one। यह एक बहुत ही दुख भरी उनके लिए रात थी। हमारा सारा काम व्यर्थ हो गया। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम सब
इस वर्ष भूखे रहेंगे, वी विल ऑल गो हंग्री विद दिस ईयर, इस प्रकार से अपना दुख व्यक्त करता है। इस प्रथम पार्ट के बाद अगला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अर्थात किंतु उन सभी के हृदय में जो घाटी के उस बीच में रहते थे, उस अकेले घर में रहते थे, उन सब के लिए एक ही आशा थी, और वह थी परमात्मा से सहायता। इतने परेशान न हो, भले ही यह एक बहुत ही नुकसान प्रतीत होता है, याद रखें, याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता है। वे लोग यही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता है, इस प्रकार से वे बात कर रहे हैं। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, वो थी परमात्मा की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसने बताया था, प्रत्येक चीज़ देखती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता तक भी। लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था, जैसे बेल जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति था। वह खेतों में पशु की भांति कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर लेंचो, जो कि एक महान व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति था, अर्थात बैल के जैसे कार्य करने वाले व्यक्ति, खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता रहता, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। यह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। वो कहता है, गॉड ही रॉट, हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है, ताकि मैं मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं, और जब तक फसल न आ जाए तब तक जीवित रह सकूं। क्योंकि ओलो ने, और यहाँ पर अपनी बात को समाप्त कर देता है। वह इसको लिखने के बाद में उस लिफाफे पर लिखता है, लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, पत्र को अंदर डाला, और अभी भी दुखी था, फिर भी कस्बे में गया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और इसे डाक के बक्से में डाल दिया। उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कार्मिक जो उस डाक में काम करता था, डाकघर में भी सहायता करता था, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे परमात्मा को लिखा पत्र दिखाया। डाकिए के रूप में अपने कैरियर में उसने वह पता कभी भी नहीं जाना था। डाकपाल, जो उस डाक पोस्ट ऑफिस का अधिकारी था, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, ने भी अचानक हंसना प्रारंभ कर दिया। हंसा वो, और लेकिन फिर भी उसने तुरंत गंभीर हो गया और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा था के जैसा विश्वास होता, परमात्मा से पत्र व्यवहार करने का, आरंभ करने का। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः लेखन के परमात्मा में, जिसने भी लिखा था उसके परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए, अर्थात परमात्मा में विश्वास उसका डगमगा नहीं जाए, डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया। उसने पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना, स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और भी अधिक चाहिए था। किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगी। उसने स्वयं ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया, और उसमें के बहुत से मित्र विद्यालयों के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए बाध्य हुए थे। उसके लिए एक साथ 100 पैसों एकत्रित करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक पैसोज ही भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा और जिस पर लेंचो का पता लिखा था, और इसके साथ एक पत्र रखा जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखे थे, और वो थे गॉड, भगवान, परमात्मा। अगले दिन, अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। यह डाकिया स्वयं था जिसने उसने पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल
एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय में देखता रहा। लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित गुस्से में आ गया। परमात्मा गलती नहीं कर सकता था और न ही लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। जैसे ही उसने उस पैसों की गिनती की, तुरंत ही लेंचो शाही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखन मैच जो होती है उस पर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी भौहों की बहुत सलवटों के साथ, अर्थात चोरियां चढ़ाते हुए, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। जब उसे समाप्त कर कर लिया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिससे उसने थूक लगाया और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। फिर जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल इसे खोलने गया। इसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसोज मुझ तक पहुँचे। शेष भी मुझे भेजे, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। किंतु इसे मुझे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाकघर के कार्मिक बहुत बेईमान और एक ऐसा समूह है। इस प्रकार से वह अंतिम इसके शब्द लेंचो के रूप में समाप्त करता है।